ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से लेके लेजर्स प्रिपरेशन, लेजर्स प्रिपरेशन के बाद में ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट प्रिपरेशन या फाइनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो आप ये बात कर रहे हैं कि जितना आपने सीखा हुआ है, आपने अब तक जितना सीखा हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है नॉर्मली कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टेली का नॉलेज है कि मुझे टेली के अंदर अकाउंटिंग आती है, मुझे परचेज की एंट्री कैसे करनी है, सेल्स की एंट्री कैसे करनी है, पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है, ये मुझे आता है। लेकिन अगर मुझे कोई मैन्युअली अकाउंटिंग कहेगा तो वो मुझे नहीं आता है। तो अब यहाँ पर अपन मैन्युअली अकाउंटिंग सीखेंगे कि मैन्युअली अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर आपको मैन्युअली अकाउंटिंग इजी आ जाती है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप इजीली वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको टेली ही आना चाहिए। अगर आप बिजी का सॉफ्टवेयर भी 5 दिन में सीख जाएंगे और 5 दिन के बाद आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेली या किसी अदर सॉफ्टवेयर को बेस मान लिया कि मेरे को टेली आता है, मुझे अदर सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, तो फिर से आपको वहां पर वही चीजें आने वाली है। सो टेली पे ज्यादा फोकस न देकर अकाउंट के ऊपर ज्यादा फोकस देना है। तो हम यहाँ पर आज बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे। बेसिक की इसलिए बात करेंगे क्योंकि अगर मैं कल से एडवांस पे चला जाऊंगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अब बात कर रहे हैं, अगर मुझे किसी की अकाउंटिंग करनी है तो किसकी करनी होगी? सिर्फ दो की होगी, सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होगी। क्योंकि मुझे किसी पर्सन की अकाउंटिंग नहीं करनी है और मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो अगर बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो मुझे अकाउंट से पहले बिजनेस को समझना जरूरी है कि बिजनेस कितने टाइप्स के होंगे। तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के पर्पज से, बिजनेस ओनली फॉर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो बिजनेस होगा आपका वो होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा आपका। सेकंड जो बिजनेस होगा आपका ट्रेडिंग। और थर्ड जो बिजनेस होगा आपका जिसको अपन बोलते हैं प्रोफेशन सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, ये अकाउंटिंग के पर्पज से सिर्फ 3 ही टाइप के बिजनेस होते हैं जिन्हें हमें अकाउंटिंग करनी होगी। अब ये कौन करता है बिजनेस? अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा होता है कि रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको मशीनरी के अंदर कंज्यूम करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। मींस आने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट होगा और जाने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। मींस परचेज जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंट है और जो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंट है। दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर अपन बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स अलग से प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से प्रिपेयर होता है और बैलेंस शीट बनती है। तो इसके 4 अकाउंट्स बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको। अगर आपको कोई पूछे कि अकाउंट के कितने स्टेटमेंट होते हैं, नॉर्मली अकाउंटिंग के 3 स्टेटमेंट होते हैं। होता है ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। कैश फ्लो भी एक स्टेटमेंट होता है। अगर कोई कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उसको भी कैश फ्लो मेंटेन करना होता है। प्लीज म्यूट योर मोबाइल। प्लीज अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं तो आपका मोबाइल को म्यूट कर दें। तो यहां हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। मैन्युफैक्चरिंग का मीन सिंपल सा होगा, प्रोडक्ट आएगा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसे सेल करेंगे। दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। दूसरी जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस होता है, वो होता है ट्रेडिंग का बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से जो गुड्स निकला हुआ है, जो गुड्स वेयर हाउस से निकल कर फर्स्ट होलसेलर तक जाके फिर वो रिटेलर तक जाता है, रिटेलर की शॉप के पास जाता है और शॉप की से फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है। मीन्स इसकी सिल पैक होती है, पैक होता है। ये BE3EA7AD ये नाम किस तरह से उन्होंने टाइप किया हुआ है, प्लीज आप अपने म्यूट कर दीजिए अपने मोबाइल्स को, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है इधर। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मशीनरी से सॉरी रॉ वेयर हाउस से निकल कर जब तक वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता, इसके बीच के जितने भी ट्रांजैक्शन है
उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स बोलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आने वाला प्रोडक्ट सेम होगा और जाने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। सेकंड होता है, थर्ड होता है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है जिसको अपन प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गए, डॉक्टर्स होंगे, यानी इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस के अंदर नॉर्मली कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि सर्विस के अंदर प्रोडक्ट नहीं होते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ दो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो जहां पर प्रोडक्ट यूज हो रहा है इसका मतलब ये समझ जाए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, और जहां पर प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है वो सिर्फ सर्विस होगा। तो सर्विस की सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो हमें तीन टाइप्स के अकाउंट बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। अब यह बात करते हैं कि बिजनेस करता कौन है। ये तीन बिजनेस की अगर बात करेंगे तो कौन करेगा, तो एक सिंगल पर्सन अगर किस बिजनेस को करता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब उस फर्म का ओनर एक ही है, अगर लॉस होगा तो खुद बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो खुद के कैपिटल में ऐड होगा। दैट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर ओनर एक ही होता है, तो वो खुद बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, सब कुछ सर्वे सर्वा वही होता है, किसी और की उसके पास में कोई अदर किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है उसके अंदर। दैट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सेकंड, अगर दो पर्सन मिलकर वर्क कर रहे हैं, प्लीज म्यूट योर मोबाइल। अगर दो पर्सन साथ में ऐड होकर अगर कोई वर्क कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर दो पर्सन सेम पैसा लगाएंगे या अलग अलग लगाएंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर होगा पार्टनरशिप। इसके अंदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो प्रॉफिट आएगा दोनों आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट के पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक नया अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, बाकी सेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स के अंदर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, अगर पार्टनरशिप है तो दो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सबके अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के अलावा एक आता है फिर कंपनी। कंपनी भी तीन टाइप्स की होती है, सिंगल पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंस है, वो अपन कंपनी अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है, किसमें कितने पर्संस की जरूरत होती है, मेंबर्स की, तब जाकर कंपनी बनाई जाती है। तो कंपनी वर्क करेगी, वहां पर जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है वो डायरेक्टर्स की होगी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो शेयर इश्यू करती है, शेयर इश्यू करने के बाद पर्सन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट जितना भी अर्न करती है कंपनी उसके हिसाब से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो सब मैटर करेंगे अपन कंपनी अकाउंट्स के अंदर, डिटेल्स के अंदर उसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें, इतने सारे बिजनेस होते हैं। फर्स्ट, सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा तो प्रोप्राइटरशिप, दो या दो से अधिक मिलकर बिजनेस करेंगे जिसको पार्टनरशिप, और इससे और अधिक ज्यादा लोग बिजनेस करके एमसीए 21 या कंपनी एक्ट 2013 के अंदर अगर रजिस्टर्ड करके अगर वो बिजनेस करेंगे तो वो कंपनी अकाउंट से या कंपनी का बिजनेस कहला जाएगा। लेकिन बिजनेस के थ्री टाइप के होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। लेकिन करने वाले कंपनी होगी, इसके अंदर डायरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर मेंबर्स होंगे। डायरेक्टर्स जो साइन करेगा वो डायरेक्टर्स करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर पर्सन की भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनर खुद इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर, तीन पार्टनर हो सकते हैं, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये लोग बिजनेस करते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट कर, अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग की बात करते हैं, अगर आपको कल उठ के किसी के, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बन गए या फिर आप अकाउंट्स मैनेजर बन गए या फिर खुद का आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया टैक्स कंसल्टिंग का, और अगर आपको कोई ये बोलता है कि यस गैलेक्सी 47 नेक्स्ट, बोलिए सर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बन गए और अगर आपका वो बोला कि हमें सर बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो हम कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं?
बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस लेने के लिए आया, तब आपकी मैं ये बात बता रहा हूं कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने वाले कौन पर्सन है। अगर सिंगल पर्सन है, दैट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप फर्म बनेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका पर्सन और फर्म दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर आपका बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं किसी बिजनेस की, तो वहां पर आप जो कुछ भी बिल्स क्रिएट करते हैं वो कंपनी के नाम से होता है, फर्म के नाम से होता है, न कि पर्सन के नाम से होता है। तो यहाँ पर आपको एक फर्म क्रिएट करनी होगी, फर्म का निर्माण करना होगा आपको इसमें। तो फर्म क्रिएट करने के लिए आपको जो कुछ भी लाइसेंस लेने होंगे, कुछ भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जो भी आपके स्टेट के हिसाब से वहां पर आपको फिलअप करना होगा। तो इस वजह से आप फर्म क्रिएट करेंगे। फर्म क्रिएट करने के लिए आपको पर्सन्स होगा, पर्सन्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेगा आपको वहां पे। और जो भी ऑफिस होगा उसका रेंट एग्रीमेंट और अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करने होंगे, जिससे आपका फर्म क्रिएट होगी। यहाँ पर आपको पैन कार्ड न्यू नहीं क्रिएट कराना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो पैन कार्ड उस ओनर का ही लगेगा जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए आपको पार्टनरशिप की बिजनेस डीड बनानी होगी, पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। और पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद उसका एक सेपरेट पेन नंबर आएगा। यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप की अगर फर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें पेन नंबर आपकी सिर्फ ओनर का ही लगता है। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पर पेन नंबर आपका एक पार्टनरशिप का अलग से क्रिएट होगा, जिससे आपको पार्टनरशिप डीड बना के उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पैन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अपन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल्स बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके कैसे कैसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा कि वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा। मैं यहाँ पर एंट्री भी साथ साथ में बता रहा हूं कि एंट्री उसकी कैसे होगी। यहाँ अगर आप बात करेंगे अकाउंट्स की, तो 3 अकाउंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी समझा देता हूं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन होगा कैपिटल इन्वेस्ट। आप लिख लीजिएगा उसको, कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस मींस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेगा। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये बिजनेस के पर्पस की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, न कि पर्सन की। तो हमें जो कुछ भी सोचना है वो सब बिजनेस के व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के व्यू से सोचने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर हो रहा है। जब बिजनेस के अंदर हो रहा है तो जब बिजनेस के अंदर कोई चीज आती है तो उसे डेबिट करते हैं। दैट्स मीन्स अगर रियल अकाउंट्स की बात करें तो व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जो बिजनेस में आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल्स बोलता है कि वॉट एवर रिसीवर इज डेबिट एंड वॉट एवर पेमेंट इज क्रेडिटर्स। मतलब जो पेमेंट करेगा वो क्रेडिट होगा और जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। अगर नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर ये जो रूल्स लागू होगा वो रूल्स लागू होगा रियल अकाउंट्स का, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। तो उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू में लिखना है आपको कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल से है, ये कैपिटल में उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिस पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या फिर ये जो बिजनेस है जिसका, उस पर्सन का आप नाम लिखेंगे और उसका जो हेड रखेंगे वो कैपिटल अकाउंट रखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का अंदर कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस। तो यहाँ अपन ट्रांजैक्शन के साथ साथ में बैलेंस शीट को भी समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट के हेड कैसे होते हैं। जैसे एसेट्स क्या होगा, एसेट्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होगी, लाइबिलिटीज के अंदर कितने पार्ट होंगे। तो आपको बिजनेस का बैलेंस शीट को भी यहाँ समझेंगे और पीएनएल को भी साथ में समझेंगे। तो आप जो ग्रुप्स है उस ग्रुप्स को भी ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जो हो गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर आप टेली के अंदर लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड होता है जिसका हेड होता है कैश इन हेड। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो करंट एसेट्स के अंडर में आता है। और कैपिटल दैट्स कॉल्ड नॉट ए लाइबिलिटीज। कैपिटल आपकी लाइबिलिटीज नहीं है,
आप ये बिल्कुल आप ध्यान लगा दीजिएगा, अगर कोई बोलेगा लाइबिलिटीज कैपिटल लाइबिलिटीज के अंदर आता है, तो कैपिटल बिल्कुल लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आता है। जितनी कैपिटल बढ़ेगी उतना बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती है। कैपिटल कब बढ़ती है? जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तब जाके कैपिटल इंक्रीज होती है। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, और जब आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल इज नॉट ए लाइबिलिटीज। तो कैपिटल उस पर्सन का लेजर्स क्रिएट करेंगे जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका हेड रखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। जब आपको न्यू बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऑलरेडी, यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी अकाउंटिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड रहते हैं, सब कुछ क्रिएट रहता है, वहां पर आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपको शुरू से, अगर स्टार्ट से अगर किसी की कंपनी का वर्क करना है, तो आपको क्या करना होगा। सेकंड ट्रांजेक्शन, कैपिटल के बाद में वो बैंक अकाउंट ओपन कराएगा। तो बैंक अकाउंट ऑलवेज, अगर फर्म का अकाउंट ओपन कराया था, दिस कॉल्ड करंट अकाउंट्स ओपन कराएगा। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या डिटेल दी जाती है वो तो आप सभी जानते हैं नॉर्मली। तो करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद वो उसमें से कुछ अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराएगा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट कराएगा। दैट मीन्स बिजनेस से कैश जा रहा है और बैंक के अंदर जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड की जो एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का हेड क्या रखना है, बैंक अकाउंट का हेड बैंक अकाउंट रहेगा। टेली के अंदर या किसी अदर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो बैंक अकाउंट का एक ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप के अंदर आपको वो लेजर रखने हैं जो आप ही के बैंक के अकाउंट ओपन है। मीन्स आपके बिजनेस का नेम है उस स्टेटमेंट के ऊपर। प्लीज म्यूट संजय जी। मीन्स जो स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट के अंदर आपकी फर्म का नेम है, उसको अपन बोलेंगे बैंक अकाउंट के ग्रुप में लेंगे। तो बैंक अकाउंट के ग्रुप में किस लेजर्स को लेना है, जिसके आपके बैंक के अकाउंट ओपन कराया हुआ है और उसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट आपको लाना है। दैट्स कॉल्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारे लेजर्स बन सकते हैं। अगर आपने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कराया, एचडीएफसी में कराया, किसी अदर बैंक में कराया, तो आप वहां पर बैंक अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा, अगर मुझे बिजनेस को करना है, मैंने फर्म को ओपन कर दिया, बैंक का करंट अकाउंट ओपन करा दिया। अब करंट अकाउंट के बाद में आपको एक प्लेस की जरूरत होगी। तो प्लेस की जरूरत होने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए रहेगा कि मुझे बिजनेस करना है। अगर मुझे ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो कोई शॉप चाहिए रहेगी। तो शॉप करके लेने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, ब्रोकर्स के पास जाएंगे कि मुझे शॉप चाहिए, और ब्रोकर आपको लैंडलॉर्ड के पास ले जाएगा। ध्यान से समझिएगा उस चीज को। नो डाउट आप सबको ये चीज आती होगी, क्योंकि आप सीनियर अकाउंटेंट के हैं तो आपको जूनियर अकाउंटेंट हो तो आपको ये सब चीजें आती होगी। लेकिन आपको यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि कल फिर से इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने करंट अकाउंट ओपन करा दिया। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे प्लेस की जरूरत होगी। तो प्लेस की जरूरत होने के लिए मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा और ब्रोकर मुझे लैंडलॉर्ड के पास ले जाएगा, और लैंडलॉर्ड और हमारे बीच में एक डिस्कशन होने के बाद एक फिक्स रेट फाइनल होगा कि हम मंथली इतना पे करेंगे। और मंथली इतना पे करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 2+1 देना होता है। 2+1 का मतलब 2 मंथ का आपको रेंट डिपॉजिट करना होता है और 1 मंथ का रेंट आपको रनिंग रेंट पे करना होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20,000 का रेंट पे कर रहे हैं, मंथली आपका 20,000 का रेंट है, लेकिन आप चेक दे रहे हैं 60,000 का। 60,000 के अंदर 2 मंथ का आपका डिपॉजिट है और 1 मंथ का एडवांस रेंट है। तो यहाँ पर आपकी 2 एंट्री होगी और 2 एंट्री का अलग से उसका इफेक्ट होगा। फर्स्ट जो 40,000 रुपीज दे रहे हैं वो आपका उनके पास में डिपॉजिट रहेगा, और वो या तो एंड जब आप इस ऑफिस को वैकेंट करेंगे तब उसको लास्ट 2 मंथ के अंदर एडजस्ट होगा, या फिर वो आपको वापस रिवर्ट देगा विदाउट इंटरेस्ट, उनके पास में डिपॉजिट है। तो यहाँ जो अपन फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, सॉरी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो रेंट डिपॉजिट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा। रेंट डिपॉजिट
रेंट डिपॉजिट, अपन 40,000 की बात कर रहे हैं, ये अपन ने डिपॉजिट दिया हुआ है, ये उनके पास में डिपॉजिट रहेगा। डिपॉजिट्स का मतलब जिसको अपन बोलते हैं एसेट्स। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट किया और 5 लाख रुपीज से मैंने 22 लाख रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास में एसेट्स कितनी है? तो अभी भी मेरे पास में एसेट्स है 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज कैश के रूप में और 2 लाख रुपीज बैंक के रूप में। यस, गैलेक्सी J7 ये कौन? चैतन्य कटाले, बोलिए सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर यशवनी पंचोली। जी अश्विनी जी मैंने बोलिए। किया है। मैं कह रहा हूँ ये आप जो रेंट डिपॉजिट है अपन इसे सिक्योरिटी बोलते हैं, तो सिक्योरिटी वाली कंडीशन में इसको अपन असेट्स के कौन से ग्रुप में मानते हैं? मतलब इसको करंट असेट्स में मानते हैं, बता रहा हूं सर मैं आपको। और करंट असेट्स में भी कौन से हेड में मतलब आएगा? जैसे अपन यदि अंदर और अपन जैसे गहराई से पढ़े, जैसे बहुत सारे होते हैं करंट असेट्स के अंदर भी। बता रहा सर, आ रहा है अभी, आ रहा है ना? और किसी को कोई क्वेश्चन? चैतन्य जी आपको कोई प्रॉब्लम है? आपने रेज हैंड किया हुआ है। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, आप एक तो अपना नाम चेंज कर दीजिए उसके अंदर कि आपका नेम क्या है। ओके, म्यूट कर दीजिए। चलिए, रेंट डिपॉजिट की बात करेंगे। जैसे 40,000 रुपीज रेंट पेड कर रहे हैं अपन, ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में दे रहे हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का मतलब एज ए एसेट्स है मेरा, क्योंकि अगर 1 लाख रुपीज मेरे पास में थे और 40 रुपीज मैंने इनको दिया, तो फिर भी मेरे पास में 1 लाख रुपीज की एसेट्स है। 1 लाख रुपीज की एसेट्स। अब इसको कौन से हेड में रखेंगे? तो दैट्स कॉल डिपॉजिट एसेट्स। टेली के अंदर एक ग्रुप्स होता है डिपॉजिट एसेट्स का, तो आप रेंट डिपॉजिट्स के लेजर्स को डिपॉजिट एसेट्स के हेड में रखेंगे, और उसका जो एंट्री पास होगी वो इस तरह की होगी, रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप चेक ही प्रोवाइड करेंगे, कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपका रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रेंट डिपॉजिट्स का जो हेड होगा वो होगा डिपॉजिट एसेट्स। और बैंक अकाउंट का हेड तो आपको मालूम है, बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन हो गया रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट डिपॉजिट का हेड होगा डिपॉजिट एंड एसेट्स, और बैंक अकाउंट का हेड हो गया बैंक। अब आप जो 4 ट्रांजैक्शन पास करेंगे, रनिंग रेंट पेड जो आप कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रेंट पेड। अब यहां पर एक बात और रह जाती है, अगर आप रेंट डिपॉजिट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 या 3 प्रेमाइसेस लिए हुए हैं, तो 3 प्रेमाइसेस जब आपने लिए हुए हैं और अगर आप 3 प्रेमाइसेस के अलग अलग लैंडलॉर्ड को अगर रेंट पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक ग्रुप्स क्रिएट करना होगा। ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं। जब आप किसी 3% या 4% को अगर आप रेंट डिपॉजिट पे कर रहे हैं, अगर आपने 3 लैंडलॉर्ड अगर डिफरेंट है और अगर आप उनको रेंट डिपॉजिट दे रहे हैं, तो अब वहां पर आप एक रेंट डिपॉजिट का ग्रुप क्रिएट करिएगा। ग्रुप का हेड होगा डिपॉजिट एंड एसेट्स, और आप जिस पर्सन को आप रेंट डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर्सन का नेम लिखिएगा या फिर अपने ऑफिस का नेम लिखिएगा, और वो ऑफिस के नेम से आप लेजर क्रिएट कीजिए, और लेजर क्रिएट करने के बाद उसका जो हेड रखेगा वो आप रखिएगा रेंट डिपॉजिट। समझ में आ गया? मींस पर्सन का लेजर्स या ऑफिस का लेजर्स क्रिएट होगा, उसको रखना है रेंट डिपॉजिट्स के अंदर, और रेंट डिपॉजिट ऑलरेडी डिपॉजिट एंड एसेट्स के अंदर है। तो आपको यहाँ पर इजीली देख पाएंगे जब आप बाद में अगर आपको देखना होगा कि हमने किस किस पार्टी को कितना रेंट डिपॉजिट दिया हुआ है। तो जैसे ही आप करंट सॉरी एसेट्स के अंदर डिपॉजिट एसेट्स को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर रेंट डिपॉजिट दिखाई देगा, और जैसे आप रेंट डिपॉजिट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपकी जितनी भी पार्टीज को आपने रेंट डिपॉजिट दिया हुआ वो अमाउंट आपको वहां पे दिखाई देगा। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप जिसमें ज्यादा अगर रेंट पेड कर रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं, तो आप इस तरह का एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब 4 ट्रांजेक्शन रेंट पेड। अब जो रेंट पेड, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की।
एक्सपेंसेस का मतलब कि एक बार पे करने के बाद अगर वापस आपको रिवर्ट नहीं मिलता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें एक्सपेंसेस में। एक बार मैंने पे कर दिया, मुझे वापस नहीं मिलने वाला है, मतलब वो मनी वापस नहीं आने वाली है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, पीएनएल प्रिपेयर करेंगे, तब उसको डिटेल्स में समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो रेंट पेड, ये हर मंथली आप पे करने वाले हैं, दैट्स फॉर रिकरिंग एक्सपेंसेस। हर मंथली आप पे करने वाला है, तो ये आपका एक्सपेंसेस है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट पेड अकाउंट डेबिट। रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का आपका अलग से लेजर्स होगा। अब जो रेंट पेड होगा उसका जो हेड्स होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट पेड का जो हेड होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? फोर ट्रांजेक्शन हो गए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रेंट डिपॉजिट, रेंट पेड। अब रेंट डिपॉजिट लेने के बाद, रेंट पेड करने के बाद प्रेमाइसेस मेरे पास हो गई, मतलब अब इसको यूज कर सकता हूं। लेकिन आपको वहां पर खाली जगह मिलेगी, मतलब वैकेंट प्लेस है। लेकिन अगर आपको ऑफिस स्टार्ट करना है तो आपको फर्नीचर लाना होगा। फर्नीचर के बाद में फॉर एग्जांपल एसी लाने होंगे, आपको प्रिंटर लाने होंगे, आपको कंप्यूटर लाना होगा, आपको लैपटॉप लाना होगा। ये जो कुछ भी आप बिजनेस के पर्पज से परचेस करेंगे, आप अपने ऑफिस के पर्पज से, आप बिजनेस के यूज के लिए परचेस करेंगे, उन्हें हम फिक्स एसेट्स बोलेंगे। तो जो 5 नंबर का ट्रांजैक्शन होगा उसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स परचेज। ऑफिस हो गया, ऑफिस के अंदर आपको बट फर्निशिंग सर जो हम सर एडवांस में पे करते हैं, सर जो हम एडवांस में रेंट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस कैसे होगा? एडवांस में कहाँ रेंट पे गया, वो तो रेंट, एडवांस रेंट तो एक्चुअली होता है कि जैसे अगर आपने मंथ के, वो आपको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो रहा है ना सर। जैसे अगर आप 1 तारीख को रेंट पेड कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे अभी कौन सी चल रही है, जुलाई चल रहा है, लेकिन अगर आपने 1 जुलाई को ऑफिस लिया हुआ है और आपने 1 जुलाई को रेंट पेड किया, इसका मतलब आपने जुलाई का पे किया हुआ है। आप 1 अगस्त को करेंगे, रेंट हमेशा इस तरह से पेड होता है, आपसे एडवांस ही लेते हैं सर। लेकिन जो एडवांस रेंट की बात कर रहे हैं, मैं एडवांस रेंट को जब बैलेंस शीट फाइनल होगी उस समय डिटेल्स में समझाऊंगा कि एडवांस रेंट क्या होता है और रेंट पेबल क्या होता है। ये एडवांस रेंट नहीं है, ये रिकरिंग रेंट है। आप हर मंथ आपको 1 तारीख को पे करना होगा। 1 तारीख को आप पे करोगे जुलाई में, तो जुलाई का रेंट माना जाएगा। क्लियर है? एडवांस रेंट क्या होता है अपन बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के समझेंगे। तो यहां हम बात कर रहे थे फिक्स एसेट परचेज की। ऑफिस मैंने ले लिया, ऑफिस पूरा खाली है, अब मुझे उसके अंदर प्रेमाइस, ऑफिस के अंदर फर्नीचर लाना है, फर्नीचर के अंदर अगर मुझे कंप्यूटर्स लाना है, ये सब चीजें लानी है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, ये आपको नोट्स के अंदर पूरा डिटेल्स में बता दिया जाएगा कि फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। तो जैसे मैं अब नाम गिना दूं तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर्स। अगर आपका व्हीकल का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आप व्हीकल परचेस करेंगे। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मशीनरी परचेस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड आपने ऑफिस रेंट पे नहीं लिया हुआ है, खुद का ऑफिस है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होता है, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल का मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, लाइक दैट सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, पेटेंट, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब ये जो कंप्यूटर्स की बात करी थी, जिसको अपन टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यस 7 विवेक दुबे जी बोलिए सर। यशवनी पंचोली जी। यस सर। यस, एनी क्वेश्चन? मैं ये कहना चाह रहा था सर। हाँ हेलो। यस बोलिए। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा था सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अपना जो बिल्डिंग वगैरह, जैसे अपन ने आपका कहना है कि जैसे हमने ऑफिस ले लिया, ऑफिस के अंदर ये इस तरीके की फिक्स एसेट्स वगैरह ले ली है, ये सब फिक्स में आता है। जैसे ऑफिस लिया है और ऑफिस लेने के बाद यदि हमें ऑफिस के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ऑफिस के अंदर कुछ केबिन्स बनाने पड़ रहे हैं, कुछ पार्टीशंस वगैरह डालने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो पार्टीशंस वगैरह हैं इनको अपन किस में डालेंगे? फर्नीचर के अंदर का आ गया सर फिक्स क्योंकि एसेट्स में।
नहीं तो फिक्स एसेट्स में आएगा, लेकिन सर फिक्स एसेट्स तो शायद मूवेबल भी तो हो जाती है ना। जैसे आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को अपन इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ले जा प्रिंटर को अपन सकते हैं। इधर से उधर ले जा सकते हैं, लेकिन पार्टीशन जो हमारे लगे हुए हैं वो तो हम्म। मान लो अपना साल या 2 साल या 5 साल का एग्रीमेंट है, तो 5 साल बाद वो तो डैमेज हो जाएंगे। हाँ, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे सर। डेप्रिसिएशन एवरी ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगने के बाद आफ्टर 5 इयर्स उसकी वैल्यू भी तो रिड्यूस होगी। और जब लास्ट 5 इयर्स अगर आप उसको डैमेज हो जाएगी तो उस समय या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये जब अपन नहीं डेप्रिसिएशन तो समझेंगे। हाँ, इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फर्न जैसे मैंने ये किसी भी ऑफिस को लिया। ये फर्नीचर के अंदर आता है सर। फर्नीचर के अंदर 10% या 15% के हिसाब से एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन लगता है WDV मेथड से। नहीं, इस पे पार्टीशन पे। पार्टीशन भी तो इज अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर है सर। फर्नीचर का मतलब क्या होता है कि आपने ऑफिस के अंदर जैसे केबिन बनाया तो केबिन भी तो फर्नीचर में ही आएगा ना सर। नहीं, वॉल वॉल है सर, वो एक केबिन के अंदर यदि मान लो अपन ने कुछ ड्रॉर बनाई या अपन ने जैसे कुछ काउंटर्स वगैरह बनाए, तो वो काउंटर वगैरह तो क्या है कि एक लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं। पार्टीशन ऐसा है कि मान लो मैंने आज ही ऑफिस बनाया और मेरा यदि कल ही मूड नहीं रहा कि यार मेरे को तो ऑफिस खाली करना है, तो पार्टीशन वो पोजीशन है कि यदि कोई आने वाली पार्टी ने यदि उन्हें देख के उनके लिए यूजफुल है और उन्होंने यदि किसी रेट में परचेज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो फिर मतलब कबाड़े के भाव निकलता है, हाँ वो तो टूट के देखिए। निकलता है। हाँ देखिए। पार्टीशन कभी भी नहीं निकल पाता। हाँ, तो उस चीज के अंदर क्या होता है सर नॉर्मली, जैसे पार्टीशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आप इसको फर्स्ट हम्म। में तो आप इसको फिक्स एसेट्स के हेड में लेंगे। ठीक है। ओके। दूसरी चीज, अगर आप कल अगर उनको बेच दोगे तो तो या तो आपको हम्म। प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अगर लॉस होगा तो आपके ओके। पीएनएल के अंदर उसको डेबिट करेंगे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो नहीं, क्रेडिट के जैसे अंदर। जैसे 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 अपन ने मतलब 5 लाख रुपए का पार्टीशन के लिए प्लाई खरीदी, ठीक है ना, उस पे अपन ने प्रोसेस किया, उस पे लेबर वगैरह और बहुत सारी चीजें लग के वो 10 लाख रुपए का अपना पार्टीशन पड़ा, ठीक है ना। 10 लाख रुपए का अपना पार्टीशन पड़ा है। हेलो, यस सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। तो 10 लाख रुपए का पार्टीशन पड़ा, तो जैसे हम कोई भी प्लाई वगैरह परचेज करते हैं, तो उस समय हम प्लाई को कौन से हेड में बुक करेंगे? कंस्ट्रक्शन वाले हेड में बुक करेंगे देखिए सर, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है या बता देता हूँ मैं हाँ। आपको। उसकी अकाउंटिंग ऐसे होती है कि जब आप जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी हाउस की बात हम्म। बता देता हूँ आपको। अगर आप हाउस का हम्म। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप अलग से एक अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि मुझे इसमें मेरा इतने आयरन लगा, इतने मुझे इतने ब्रिक्स लगी, इतना इतना सैंड लगा, इसमें इतना इतना लगा। ठीक है। ये जब रेडी हो जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है, जब रेडी टू यूज होने के बाद उसको सीधा फिक्स एसेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं सर। फिक्स एसेट के अंदर एक टोटल अमाउंट आएगा ओके। कि हाँ इतना अमाउंट बना, ये मेरा फिक्स एसेट हो गया। लेकिन जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक उसको फिक्स एसेट थोड़ी बोलेंगे। जैसे अगर मैं हम्म। मशीनरी की बात कर रहा हूँ तो मशीनरी हाँ, अगर तो आप, नहीं नहीं बोलेंगे तो वो कौन से खर्चे में बुक करते हैं, तो वो कौन आप, से हेड पे बनता है? वो खर्चा नहीं है ना सर, आप वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो आपका एसेट्स है। आप पहले तो आप ऐसे भी जैसे ओके। आप नॉर्मली लिख सकते हैं आपके कॉपी पेन के अंदर या फिर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं कि मेरे पे इतना इतना खर्चा हो रहा है, मतलब इसमें मैं नहीं इतना नहीं, पे अपन को कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में डालना है, तो उस केस में अभी उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी सर। अपन को तो सॉफ्टवेयर में डालना है। उसकी जैसे उसके बिल बनेंगे, उसकी जो आएंगे बिल आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट में ओके। जीएसटी रजिस्टर्ड है और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, अगर सामने वाले से जीएसटी का रजिस्टर बिल ले रहे हैं आप, तो आपको इसे फिक्स एसेट के अंदर रखना होगा उसको। हाँ। ठीक है। और उसको फर्नीचर के हेड में रखना होगा। फर्नीचर के हेड में अच्छा। होगा। अगर आप अब ये बात कर रहे हैं कि मुझे इसकी इनपुट क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये अपन जीएसटी में कवर करेंगे उसको कि फर्नीचर या फिक्स एसेट में मुझे इनपुट क्रेडिट मिलती है या नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट अच्छा। नहीं करते उस समय अगर आप जो कुछ भी बिजनेस के यूज के लिए परचेस के लिए, अगर आप बिजनेस के सॉरी यूज के लिए अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। चाहे वो आपका मशीन, वो क्या बोले, टेबल क्यों नहीं हो गया आपका, सेक्शन क्यों नहीं हो गया, ये सभी फिक्स एसेट फर्नीचर के हेड में ही आते हैं सर। क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि ये कुछ पड़ा हुआ है ना, या तो कल उठ के आप इस चीज को बेचोगे, अगर नहीं बेचोगे तो ये आपका अगर डैमेज हो जाएगा तो डैमेज होने के बाद में वो नुकसान होगा, तो नुकसान होगा तो वो आपको पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो होगा, वो जिससे आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो जिससे आपका प्रॉफिट नहीं, कम ठीक आएगा है, तो अपन ने प्लाई
प्लाई को तो अपन ने उसमें प्लाई को तो अपन बता दिया, और मान लो अपन उस पे जैसे वर्किंग मतलब अपन उस पे वर्क करवा रहे हैं तो उसमें लेबर लग रही है, और उसमें जैसे फेविकोल्स आ रही है, उसमें मान लो कोई गेट है तो गेट के अंदर कोई अपने लोग आ रहे हैं, तो ये किसमें बुक करेंगे आप? भी आप हर सर एक काम करिए, जगह में उसमें बुक आप करेंगे, फिर अपन उसमें पूरा ये ट्रांसफर करेंगे। उसमें आप एक काम करिए, आप जो कुछ भी पेमेंट जिसका भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसको आप एक फिक्स एसेट्स का एक अलग से ग्रुप बना दीजिए फर्नीचर का, और फर्नीचर के अंदर फिर आप लेजर्स ओके बनाइए कि जैसे आपने ये पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, ये पेमेंट ओके किया। क्लियर है? जैसे ये सब कुछ रेडी हो जाएगा और आपका फर्नीचर रेडी हो जाएगा, फिर उसको आप फिक्स एसेट में सीधा ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? हेलो? तो फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर के ऊपर बात चल रही थी। एक्चुअली जो सेक्शन लगाएंगे वो फर्नीचर के अंदर आएगा या फिक्स एसेट के अंदर आएगा, तो सब कुछ फिक्स एसेट्स के अंदर भी आप सब कुछ सब फिक्स एसेट के अंदर ही आएगा जब तक आप रेडी टू यूज नहीं हो जाता। तो अब फिक्स एसेट के अंदर हमने देखा था, हमने बहुत सारे लेजर्स हैं जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल। तो अब यहाँ पर अगर एंट्री जो पास करेंगे वो हो जाएगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो एक हेड हो गया आपका, फर्स्ट हेड हो गया कैपिटल अकाउंट, दूसरा हेड हो गया बैंक अकाउंट, तीसरा हो गया डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स के अंदर हेड आते हैं जिसके अंदर detrimental to thousands of Indian students studying in US. The United States has decided to withdraw visas for foreign students whose classes have moved online, which means they will not allow foreign students to remain in the country if all their classes are moved online. ये अमित शर्मा जी Against China by banning at least today the United अमित शर्मा जी आपकी टीवी का वॉइस इतना ज्यादा है, आप सुन कैसे रहे हैं आप मुझे? आप थोड़े से शांत माहौल में बैठिए जहां आवाज वॉइस क्लियर आए और थोड़ा सा इस पर फोकस कर सके। और दूसरी चीज, आप अपने दिमाग में ये लेकर बैठा कि अगर टाइम पास नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पर इतना डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहां कितना होता होगा। यशवानी जी, हेलो। हाँ सर। ये अपन फिर इसको डिटेल्स में समझते हैं, बाद में आप मुझे फोन लगाना। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या सर, वो जूम का मेरे हिसाब से टाइम आउट हो गया था सर, इस वजह से मैं मतलब डिसकंटिन्यू हो गया था जूम से। इसको जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसको अपन डिटेल से समझते हैं उसको। बिल्कुल 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 सर। ओके ओके चलिए। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मली कि फिक्स एसेट्स के अंदर हमें कौन कौन से लेजर्स लेने हैं जो हम बिजनेस के यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, उस लेजर्स को हमको फिक्स एसेट्स के अंदर लेना है। और यहाँ नॉर्मली बात आती है, यहाँ लिखा हुआ है परचेज, फिक्स एसेट परचेज। परचेज का मतलब यहाँ सिर्फ हिंदी में बोलते हैं खरीदना, अकाउंटिंग भाषा का परचेज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। परचेज का मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर दूसरा होता है जो हम अभी अब आगे समझेंगे। तो परचेज को भी आप ध्यान रखिएगा, परचेज का वर्ड का मतलब क्या होता है। 6 ट्रांजेक्शन मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लिया, कैश डिपॉजिट होगी बैंक के अंदर, मैंने रेंट डिपॉजिट किया और रेंट पेड करके प्रॉपर्टी ले ली। अब यहाँ पर मैंने फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ करके मैंने अपने ऑफिस को भी रेडी कर दिया। अब क्या करेंगे कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हाँ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप किसी एडवर्टाइजर को फाइंड करेंगे और उसको आप कुछ पे करेंगे, और पे करने के बाद वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो यहां हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पेड। तो उसकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज एक्सपेंसेस। स्पेलिंग के आप मत जाइएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस हेड होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब पे करने के बाद आपको वापस रिवर्ट नहीं मिल रहा है। अब आपने एडवर्टाइजमेंट्स कर लिया और लोगों को पता चल गया कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। अब आपको गुड्स परचेज करना होगा। अगर यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग का हम बाद में देखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में अगर आपने कोई शॉप स्टार्ट करी है और आपने बिजनेस में कर दिया कि हाँ मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो लोग आपके वहां पर परचेस करने के लिए आएंगे, मतलब खरीदने के लिए आएंगे। तो खरीदने के लिए लोग आए, इससे पहले आपको माल परचेस खरीदना होगा किसी अदर पर्सन से। तो आप फर्स्ट टाइम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर किसी पर्सन से खरीद रहे हैं तो आपको वो कैश में खरीदना पड़ेगा, क्रेडिट पे नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम बिजनेस के अंदर आए हैं। तो कैश परचेज, यहां अपन बात करेंगे गुड्स की, गुड्स कैश परचेज। अब यहाँ जो परचेस का वर्ड आ रहा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। परचेस का मतलब, अब ये जो वर्ड्स आ रहा है इसका मतलब होता है कि मुझे सेल करने के पर्पस से खरीद रहा हूं मैं। सेल करने के पर्पस से अगर मैं कोई खरीद रहा हूं या कुछ खरीद रहा हूं, उसको बोलेंगे परचेज अकाउंट। और गुड्स का मतलब चाहे वो कोई भी गुड्स होगा, चाहे वो मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल होगा, अगर आप लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हैं तो लैपटॉप होगा, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ और बिजनेस कर रहे हैं वो अगर आप खरीद रहे हैं और उसको अगर आप बेचेंगे, दैट्स कॉल्ड गुड्स। तो गुड्स परचेज का मतलब आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं इसलिए आपको कैश देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, या फिर आप बैंक से चेक देंगे तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। इसके बाद आप क्रेडिट पर भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्रेडिट परचेज। तो परचेज अगर आप क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब होता है कि पैसा मुझे, यस मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हम कई बार एक्सपेंस की एंट्री करते हैं ना, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू कैश किया है। नाम बताइए सर आपका। तो हम दीपक। हाँ जी दीपक जी बोलिए। तो सर इसमें हम कई बार पहले पेबल क्रिएट करते हैं और फिर हम कैश में पे करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए सर, अब ये आप जो मुझे जो पूछ रहे हैं ये एडवांस अकाउंटिंग का पूछ रहे हैं, जो अपन को आएगा सिर्फ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के टाइम पे। अब पेबल का मतलब सर ये होता है कि मुझे पे करना, मेरा एक्सपेंसेस एक्रू हो चुका है लेकिन मुझे पे करना है, दैट्स कॉल। आप पेबल की पहले एंट्री क्रिएट करते हैं जर्नल के अंदर, फिर आप पेबल को डेबिट करते हैं और कैश या बैंक को क्रेडिट करके फिर एंट्री पास करते हैं पेमेंट के अंदर। तो आपको दो एंट्री करनी होती है, पहले आपको पेबल क्रिएट करना होगा, इसके बाद आपको पेमेंट में एंट्री करनी होती है। लेकिन अगर आप सीधा सीधा किसी को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज को आप सीधा पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पेबल की एंट्री क्यों क्रिएट करनी है? डायरेक्ट आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों नहीं कर लेते? और जो पेबल की एंट्री जो पास करते हैं वो एंट्री 31 मार्च को पास की जाती है, ना कि बीच में पास की जाती है। ये एंट्री पेबल की जो भी एंट्री पास करते हैं वो सिर्फ 31 मार्च को ही करते हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं 31 मार्च के दिन ही, क्योंकि मार्च का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम अप्रैल में पे करते हैं। और इन अकाउंट्स का एक्यूरल बेसिस सिस्टम ये बोलता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे उस ईयर में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसलिए हम 31 मार्च को एक एंट्री पास करते हैं कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेबल। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हम कर लेते हैं, इसका मतलब वो पीएनएल अकाउंट के अंदर इसका इफेक्ट चला जाता है। और पेबल का मतलब होता है कि मुझे अभी पे नहीं किया, मेरे को पे करना है, इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड का एक्सपेंसेस चला जाए लायबिलिटीज के अंदर। जब आप इसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम आपके पीएनएल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों बैलेंस शीट के पार्ट होंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सिर्फ 31 मार्च को एंट्री पास होती है। ये सब डिटेल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा जब बैलेंस शीट फाइनल करने का टाइम आएगा। क्लियर है? ओके। और कोई डाउट? हेलो। हाँ सर। सर थोड़ा सा बीच में मैं इंटरप्ट हुआ था। ये चार एंट्री आप मुझे जल्दी से बता दीजिए सर, आपने जो अभी लिखी है रेंट, ये फिक्स्ड एसेट्स परचेस वाली, बता देता हूँ एक बार समझा दीजिए जल्दी से मुझे आप जी। फिक्स एसेट्स का मतलब सो सिंपली होता है कि जो एसेट्स अपन बिजनेस के पर्पस से यूज के लिए ला रहे हैं,
बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, जी। बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब बिजनेस के यूज के लिए खरीदेंगे, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट। और इसका यूज अपन मोर देन 1 ईयर तक करेंगे बिजनेस के अंदर, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं उसको। दूसरा एडवर्टाइजमेंट पेड, हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है तो लोगों को बताना पड़ता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आप किसी पार्टी को हायर करते हैं, एडवर्टाइजर को, और उसका पेमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एक बार पे करने के बाद रिवर्ट नहीं होगा, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड होगी आपको, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। गुड्स कैश परचेज, जब आप कोई फर्स्ट टाइम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश में परचेज करना होगा या चेक देना होगा आपको। तो परचेज जो कुछ भी खरीदने के मतलब बेचने के पर्पज से अगर कुछ खरीद रहे हैं, दैट्स कॉल्ड परचेज अकाउंट। और गुड्स का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। अकाउंट जब दो चीजें होती है, एक अकाउंट आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो या दूसरा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हो। लेकिन अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी ही होगी, ये कंपलसरी है। तो वहां पर जब परचेज की एंट्री करते हैं तो वहां पर अलग से एंट्री होती है, लेकिन नॉर्मली अगर अपन बात करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास में क्रेडिट परचेज। ध्यान समझिएगा, अगर मैंने कोई परचेज किया लेकिन पेमेंट में बाद में करूंगा, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज। और एक्यूरेट बेसिस, यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम होते हैं अकाउंट्स के अंदर, एक केस बेसिस सिस्टम होता है, एक गोइंग एक्यूरेट बेसिस होता है। वो केस बेसिस का मतलब होता है कि केस जा रहा है या आ रहा है तो ही मुझे उस एंट्री को रिकॉर्ड करना, नहीं तो नहीं करना है। और एक्यूरेट बेसिस ये बोलता है कि केस आए या जाए, भले केस आता है या नहीं आता है, लेकिन एंट्री को रिकॉर्ड करना है, दैट्स कॉल्ड एक्यूरेट बेसिस। तो हम एक्यूरेट बेसिस को एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और हम गोइंग कंसर्न सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। गोइंग कंसर्न सिस्टम ये बोलता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ऐसा आप मान रहे हैं, तो आपको वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे का कैश पे किया है या नहीं किया है। तो परचेज के अंदर आप भले कैश पेड नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। तो क्या एंट्री हो गई, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं फिर भी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहां पर भी आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू में यहां पर हम कैश नहीं दे रहे हैं। अगर कैश नहीं दे रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम किस पार्टी को कैश देना है, तो उसके लिए उस पार्टी का नेम लिखना होगा। अब जिस पार्टी को हमें पैसा देना होता है उन्हें अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सन्डी क्रेडिटर्स बोलते हैं। अगर आप किसी पार्टी से गुड्स परचेस करेंगे, उस पार्टी को आप अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो सन्डी क्रेडिटर्स का मतलब कि आपने गुड्स परचेस किया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी आती है कि क्या मैंने फिक्स एसेट परचेस किया हुआ तो उसको भी सन्डी क्रेडिटर्स बोलूं या फिर करंट लायबिलिटीज के हेड में रखूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखनी है कि अगर आपने जिससे भी गुड्स परचेस किया हुआ या फिक्स एसेट परचेस किया हुआ, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको फिर इसको सन्डी क्रेडिटर्स के हेड में ही रखना होगा। अगर आप उसको करंट लायबिलिटीज के हेड में रखते हैं तो उस पार्टी का जीएसटीएन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा वहां पे, इसलिए आपको सन्डी क्रेडिटर्स के हेड में ही रखना है। तो यहां पर आएगा सन्डी क्रेडिटर्स मतलब पार्टी अकाउंट। अब जितनी भी पार्टी कितनी भी हो सकती है, आप जिस पार्टी से आप गुड्स परचेस कर रहे हैं उसको आप सन्डी क्रेडिटर्स के हेड में रखेंगे। सर ये मतलब क्रेडिट परचेज का जो है ये एंट्री है, जो उधार माल की एंट्री होगी ना, ये है ना सर? ये उधार माल की एंट्री है और उस पार्टी का आपको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा जिस पार्टी से आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, और उस पार्टी को सन्डी क्रेडिटर्स के हेड्स में रखना होगा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड। क्लियर? सन्डी क्रेडिटर्स के, ओके। यस, यशवंत पंचोली जी बोलिए सर। सर इसमें अपन परचेज करेंगे तो इसमें तो जीएसटी भी रिफ्लेक्ट होगा ना? होगा, वो बाद में देखेंगे अपन, टेली के अंदर आएगा। ठीक। वो टेली के अंदर आएगा, आप इतना एडवांस मत चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर समझाऊंगा। यहाँ अपन बेसिक अकाउंट की बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मैंने गुड्स परचेस कर लिया लेकिन गुड्स को किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी हैं, ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपको आता है और ट्रांसपोर्ट से आपके गोडाउन तक गुड्स आएगा, उसको जो पे करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस या फिर कैरीज इनवर्ड। अब यहाँ पर फ्रेट चार्जेस कैरीज इनवर्ड के दो मैटर है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कर रहे हैं और अगर कैरीज इनवर्ड पेड कर रहे हैं तो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा,
लेकिन अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर आप फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं, वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा फ्रेट चार्जेस पेड, क्योंकि आपने गुड्स तो परचेस कर लिया, लेकिन गुड्स परचेस करने के बाद आपको उसका आपके गोडाउन तक लाना होगा, दैट्स कॉल्ड फ्रेट चार्जेस पेड। तो एंट्री हो जाएगी फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जो फ्रेट चार्जेस का हेड होगा वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कर रहे हो, फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपने फ्रेट चार्जेस पे कर दिया, फ्रेट चार्जेस करने के बाद वो आपके गोडाउन तक गुड्स आ चुका है। अब आप पार्टी को सेल करेंगे, तो पार्टी को सेल यहाँ पर आप दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट जो सेल करेंगे वो कैश में करेंगे, सेकंड बार पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे आपके, इसके बाद आप क्रेडिट पर सेल करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगा वो होगा सेल्स, मतलब कैश सेल्स। मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब चीज का आइडिया है, ये सब चीजें आपको आती है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ मेरा, ताकि मैं अगर कल उठ के कुछ और नया पढ़ाऊं तो उसमें आप ये नहीं बोलो कि सर ये एंट्री कैसे होती थी वहां पे। तो मैं मेरा खुद का बेस बना रहा हूँ यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से आप खुद का अपना भी बेस बना लीजिएगा कि इस तरह से एंट्री होती है। तो कैश सेल्स की एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आप जैसे बोलेंगे जीएसटी का अगर है, तो जीएसटी की सेल्स अकाउंट कैसे होगी? वो अलग अलग से उनके लेजर्स बनेंगे, जैसे सेल्स एट 5%, सेल्स एट 12%, वो सब जीएसटी के अंदर अपन डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। 11 ट्रांजेक्शन होगा क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर हो जाएगा क्रेडिट। अब जिस पार्टी को आप सेल्स कर रहे हैं और उससे आपको पैसा बाद में लेना रहेगा, इसलिए आपको याद रखना होगा। याद रखने के लिए आपको पार्टी का लेजर्स क्रिएट करना है, और जिस पार्टी को आप गुड्स सेल कर रहे हैं उस पार्टी को अकाउंटिंग। सर इसका जो कैश सेल्स का ये हेड क्या रहेगा? कैश का हेड कैश इन हैंड, और सेल्स का हेड सेल्स। कैश सेल्स ये हेड रहेगा। किसका? ये 10 वाली एंट्री का। कैश का हेड, कैश अकाउंट का हेड तो कैश इन हैंड ही रहता है। ऊपर जो कैश हो गया, बार बार वो चीज अपन रिपीट नहीं करेंगे। ऊपर कैश बहुत आ, वो कैश आ गया था, लेकिन सेल्स होता है, जो सेल्स का आप लेजर्स क्रिएट करेंगे उसका हेड रखेंगे सेल्स अकाउंट। हेलो, यस, सेल्स अकाउंट, ओके सेल्स अकाउंट। अब क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं। तो क्रेडिट सेल्स के अंदर आप पार्टी को उधार पे माल बेच रहे हैं। जब उधार पे माल बेचते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है कि मुझे किस पार्टी से कितना पैसा लेना है। इस उधार याद रखने के लिए आपको पार्टी का लेजर्स क्रिएट करना होगा। अगर आप पार्टी का लेजर्स क्रिएट करते हैं तो उसका जो हेड होगा वो सन्ड्री डेटर्स होगा। ध्यान रखिएगा, जिस पार्टी को आप गुड्स सेल कर रहे हैं उस पार्टी को सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखेंगे। तो यहां मैं रखूंगा पार्टी अकाउंट डेबिट, उसका जो हेड होगा सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। तो यहां हो गया आपका सेल्स हो गया, दो टाइप के सेल्स हो गए, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब आएंगे एक्सपेंसेस पे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सब कुछ कर दिया, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस करा। मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर टाइप नहीं करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा उसको। एक्सपेंसेस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं बिजनेस के डेली रूटीन के खर्चे। जैसे अगर आपने ऑफिस लिया हुआ है तो ऑफिस में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो आपको हर मंथली पे करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस, आपने ऑफिस करा हुआ है, चाय पानी का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, ये सभी आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट पेड, आप हर मंथली रेंट पेड करेंगे, दैट्स कॉल्ड रेंट पेड, मतलब एक्सपेंसेस है वो। फ्रेट चार्जेस, आप वो गुड्स ला रहे हैं उसके लिए उसको बोल रहे हैं फ्रेट चार्जेस। पोस्टेज एंड कुरियर, अगर आपको बिल सेंड करना है कुरियर के माध्यम से तो वो आएगा आपका पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस।
बैंक चार्जेस, जैसे आपको चेक इशू कराते हैं या फिर कोई अदर, जैसे आपका चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक आपके चार्ज लेती है, दैट्स कॉल्ड बैंक चार्जेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, आप बिजनेस को करने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करते हैं तो आपको लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जिसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखना है। और उसकी जो एंट्री होगी वो होगी ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस का पर्टिकुलर नेम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा कि एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से लेजर यूज होते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ ऑल एक्सपेंसेस। सर मुझे एक क्रेडिट सेल्स के बाद थोड़ा सा मुझे बता देंगे, मैं नोट कर रहा हूँ सर, नोटबुक में। क्रेडिट क्या? सेल्स के बाद आपने क्या बताया था? ऑल थोड़ा जल्दी में कुछ एक्सपेंसेस, ये या एंट्री सर। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया पार्टी अकाउंट। इसके बाद सर जो आपने जल्दी 4-5 एंट्री बोली ना, इसका मैं नोट कर रहा हूँ, मैं सब वो लिख नहीं पाया सर। ये भी नोट मत करिए, ये नोट वही करिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर जी रहा, इसका मतलब ओके वो सर। नोट्स में है, वो नोट्स में है आपके। और नोट्स इतने अच्छे से बनाए हुए हैं कि आपको इतना इजीली समझ में ओके आ ठीक। जाएगा। क्लियर है? तो ऑल ओके एक्सपेंसेस, सर ओके। सॉरी, ठीक है, ओके। ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्लियर है? उसकी एंट्री टेली के अंदर पेमेंट के वाउचर्स के अंदर होती है। अब जिसने पूछा था कि सर मेरे को पेबल का अकाउंट बनाना है, इसके बाद पेमेंट करना है, तो जब आप एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे कर रहे हो तो आपको पेबल के अकाउंट्स की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहला पेबल की एंट्री पास करो, फिर आप पेमेंट की एंट्री पास करो। तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बट सर पता नहीं हमारी कंपनी में, यस, बोलिए। बट सर पता नहीं हमारी कंपनी में बोलते हैं कि सारे एक्सपेंस की पहले टेबल बनाओ फिर एंट्री पास करो कैश में, पता नहीं क्यों। देखिए ऐसा क्या होता होगा, नॉर्मली किसी कंपनी का अलग से रूल्स होता होगा कि आप पहले पेबल क्रिएट करो फिर उसको पेमेंट में करो। लेकिन अगर आप वहां पे अगर ऐसा ऑप्शन है आपके पास में कि आपको ये, अश्विनी जी 1 मिनट, आपको पहले पेबल क्रिएट करना है तो ठीक है, आप पेबल क्रिएट कर लीजिए। उसमें एंट्री क्या करनी है पेबल की, तो ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, एक्सपेंसेस का लेजर्स क्रिएट करना है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और पेबल का क्रिएट करना है आपको करंट लायबिलिटीज। इसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है कि पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, इतना ही डिफरेंस है। अगर आप ऐसे भी अकाउंटिंग करेंगे तो गलत नहीं है, और ऐसे भी अकाउंटिंग करेंगे तो रॉन्ग नहीं है। जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ ये पेबल की अपन यदि एंट्री करेंगे तो उस केस में तो फिर सब जितने भी क्रेडिटर हैं सभी खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे ना सर, यहाँ क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंसेस पेबल की बात कर रहे हैं। खर्चे की बात कर रहे हैं ना? हाँ अरे हाँ, खर्चे की बात कर रहे हैं ना अपन। हाँ, अच्छा, यहाँ सिर्फ एक्सपेंसेस की बात तो कर रहे खर्चे हैं। में जैसे हमारे भी होता है, तो बोलिए। हमारे भी जैसे होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे होते हैं या अपने टेलीफोनिक जो खर्चे होते हैं, ये एक्चुअली क्या है, एचओ से पेमेंट होते हैं, और एचओ से जब पेमेंट होता है तो उस कंडीशन में अपन पेबल में कर देते हैं, और पेबल के बाद जब वो पेमेंट हो जाता है तो उसको टू बैंक हो जाता है, मतलब टू एचओ हो जाता है। जैसे अब यहाँ जो आपने एचओ का बोला, मतलब हेड ऑफिस, मतलब ये हो गया, यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग वर्क करती है सर, क्योंकि हेड ऑफिस आपका अलग है। अब यहाँ पर जैसे ब्रांच की अगर अपन बात करें तो डिपेंडेंट ब्रांच होती है और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। मतलब आपकी जो आपका अगर पेमेंट हेड ऑफिस से आ रहा है, इसका मतलब आपकी ब्रांच डिपेंडेंट है। आपको जितना भी केस आएगा सीधा आपको ब्रांच को देना होगा आपको, और आप वहां से एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे, सीधा आपकी ब्रांच ही आपके एक्सपेंसेस पे करेगी। तो वो अलग तरह से एक अकाउंटिंग मेंटेन होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। वो अभी अपन इसमें अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे। ओके। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। अब अगर पेबल का आप लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको 2 एंट्री पास करनी होगी, पहले पेबल क्रिएट करना होगा, और इसको जर्नल में पास करनी होगी, और फिर जर्नल की एंट्री को आपको फिर पेमेंट के अंदर पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं किसी को उसी ईयर के अंदर, जैसे अगर मार्च का अप्रैल में कर रहे हैं तो आपको पेबल क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप अप्रैल का मई में कर रहे हैं, मई का जून में कर रहे हैं, ईयर आपका एक ही है, तो फिर आपको पेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डबल मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। हमने देखा था ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने देख लिया। अब एक्सपेंसेस के कौन कौन से लेजर्स हैं वो हम आपको डिटेल्स के अंदर, और आपको वहां पे आपको दिख जाएगा नोट्स के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो मैंने
डेटर्स को सेल करा था, अब डेटर को सेल करने के बाद उससे पेमेंट रिसीव होगा, दैट्स कॉल्ड कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी एक ट्रांजैक्शन होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन होगा कैश पेड टू सप्लायर, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? अब बात कर रहे हैं, ये थी नॉर्मली बिजनेस की डेली की रूटीन की एंट्री, लेकिन कुछ एंट्री कभी कभी ऐसी होती है जो साल में एक बार होती है या साल में 2 बार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में पैसा है अच्छा खासा और किसी ने ये बोला कि मेरे को पैसा उधार दे दो, ध्यान से समझिएगा, किसी ने बोला कि मेरे को 1 लाख रुपीस की नीड है, अभी आपके पास हो तो आप मुझे दे दो। अगर हम किसी को विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि सेल परचेज। बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है कि आप उस पार्टी से या तो सेल कर रहे हैं उस पार्टी से, या उस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस रिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस रिलेशन के अलावा अगर किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे लोन्स इन एडवांस। ध्यान लगाएगा, एक एसेट्स का एक हेड है लोन्स एंड एडवांस। तो यहां पर होगा है कि लोन गिवन, लोन गिवन टू पार्टी। अगर आपने किसी पर्सन को लोन दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका एसेट्स है। आपके पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस थे, इसमें से आपने 1 लाख रुपए किसी पार्टी को दे दिए, तो अभी भी आपकी एसेट्स कितनी है, 5 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस आपकी कैश के रूप में और 1 लाख रुपीस उस पार्टी के रूप में। तो अगर आप किसी को एडवांस लोन दे रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट। पार्टी अकाउंट देगी, उस पार्टी का जो हेड होगा वो होगा लोन्स इन एडवांस। टू बैंक अकाउंट। यस यशवनी जी। सर पार्टी मतलब ये कौन सी पार्टी को लोन दे रहे हैं अपन, मतलब क्रेडिटर को लोन दे रहे हैं? क्रेडिटर पार्टी मैंने बोला था, अभी बोला था बिजनेस रिलेशन के अलावा। बिजनेस रिलेशन के अलावा, बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ बिजनेस रिलेशन के अलावा मतलब कोई परिचित है आपका जिसके साथ बिजनेस के टर्म्स नहीं है आपके। ओके ओके, सिर्फ लोन दे रहे हैं उन्हें अपन। अगर उनको सिर्फ लोन दे रहे हैं जो आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1-2 महीने बाद वापस देने वाला है, ओके दैट्स कॉल्ड लोन्स इन एडवांस। ओके सर, क्लियर है? और दूसरी चीज यहाँ पर कि हाँ, और यस बोलिए। नहीं ठीक है सर, ओके ओके, दीपक को डाउट है? हेलो जी हेलो। बोलिए, दीपक जी बोलिए। हाँ सर, नो हेलो। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, किसी स्टाफ को सैलरी एडवांस दे रहे हैं तो वो भी इसी में आएगा क्या? मैंने ये नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है आपको ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स के ऊपर फोकस करिएगा। मैंने बोला कि बिजनेस के रिलेशन के अलावा अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, अगर आपको सैलरी है और सैलरी को अगर कोई एडवांस दे रहे हो तो वो तो सैलरी एडवांस हो गई, वो तो एडवांस सैलरी होगी और वो एडवांस सैलरी आपकी नेक्स्ट सैलरी के साथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हाँ। लोन दे रहे हैं अपन किसी पार्टी को, अदर पर्सन जो अपने बिजनेस में है ही नहीं, वो ना कोई पर्सन है, ना किसी का परचेज कर रहे हैं, ना सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सैलरी वाला बंदा है तो उसके साथ तो बिजनेस रिलेशन है ना अपने। हाँ। ओके सर, ओके सर, ठीक है। शिव को कोई डाउट है क्या? सर लेकिन ये, हेलो यस बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पार्टी, ये अपना जो स्टाफ है, स्टाफ का जो लेजर बनता है वो इसमें स्टाफ एंड एडवांस में तो बनता है ना? स्टाफ एंड एडवांस में बनता है, लेकिन उसका जो एसेट्स होता है वो करंट एसेट्स होता है, सॉरी हेड होता है वो करंट एसेट्स होता है। हाँ उसका करंट एसेट्स होता है, बिल्कुल। यहाँ बात कर रहे हैं लोन्स एंड एडवांस की।
ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे थे लोन गिवन टू पार्टी। तो पार्टी का अकाउंट्स का एक लेजर्स बनेगा, जिसे पर आपने राम को पैसे दिया है तो राम अकाउंट डेबिट टू केस, और राम का जो हेड होगा वो होगा लोन्स इन एडवांस। दूसरी चीज यहाँ पर इनकम टैक्स के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ कि कैश के अंदर 20,000 से ज्यादा का लोन न तो ले सकते हैं न दे सकते हैं। अगर आपको किसी से कैश में अगर लोन लेना है तो 20,000 से ज्यादा का उस पार्टी से लोन नहीं ले सकेंगे। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 कैश में लिया, 5,000 वापस पे कर दिया, तो फिर से आप 5,000 का लेकर 20,000 तक लिमिट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक से ले रहे हैं, बैंक से या फिर आरटीजीएस एनईएफटी किसी से भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो मिनिमम 1 लाख तक आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का लोन लिया है या दिया है तो आपको उस पार्टी का पैन नंबर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देना जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपके अकाउंटिंग के जैसे बैंक अकाउंट के अंदर किसी पर्सन का आ गया कि आपने उस पार्टी से 1,000 लाख रुपीज लिए हैं, तो आप किसी के जो भी आपके होंगे उनको बोल के उस पार्टी का पैन नंबर जरूर मंगवा लीजिएगा। और उस लेजर्स के अंदर पैन नंबर का ऑप्शन आता है, वहां पे वो पैन नंबर आप टाइप कर दीजिएगा। जब आप रिटर्न भरेंगे उस समय आपसे सीए मांगेंगे, तब आपको फिर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखने की होती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं लोन गिवन टू पार्टी, तो लोन्स इन एडवांस। अब बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने फिक्स डिपॉजिट कराया। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल अगर कोई फिक्स डिपॉजिट कराता है तो इंडिविजुअल की बैलेंस शीट भी बनती है। तो जब इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बनती है तो वो उसी बैलेंस शीट का एक पार्ट हो जाता है। हेलो, नेटवर्क इश्यू की वजह से प्लीज म्यूट योर मोबाइल। बहुत हेलो, आप अपने म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर ये पॉइंट रिपीट करना एक बार लोन वाला से। कौन सा फिक्स डिपॉजिट वाला? सर ये कैश वाला लोन एंड बैंक वाला लोन जो था। कर लेते बिल्कुल। इनकम टैक्स के पर्पज से, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर हम अकाउंटिंग, क्योंकि हमें देखे क्या होता है अकाउंटिंग करनी होती है, तो अकाउंटिंग के साथ साथ में जीएसटी और इनकम टैक्स का लेवल भी साथ में लेना होता है। क्योंकि हम सिर्फ अकाउंटिंग का बेस मानकर चलेंगे लेकिन इनकम टैक्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इनकम टैक्स के पर्पज से कैश में आप किसी पार्टी को 20,000 से ज्यादा न तो लोन दे सकते हैं न लोन ले सकते हैं। पॉइंट है। सर अगर ब्लड रिलेशनशिप में लेना हो तो हो जाएगा अनसेक्योर्ड लोन वगैरह? किसी से नहीं, 20,000 मैक्सिमम लिमिट है कैश के अंदर, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या नहीं हो। अनसेक्योर्ड लोन में सर? अनसिक्योर्ड लोन में ओके, कैश विद इन कैश? विद इन कैश? विद इन कैश। हाँ जी सर, विद इन कैश। विद इन कैश। सर बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल, ये प्लीज आप अपने मोबाइल को थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज, प्लीज म्यूट। जैसे सब अपना अपना म्यूट कर लो ना, डिस्टर्ब हो रहा है अभी। वही बोल रहे हैं, प्लीज म्यूट योर मोबाइल, रिक्वेस्ट है आपसे। अपने अपने मोबाइल को प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करें। पार्टी का लोन की अगर मैं बात करूं तो कैश के अंदर 20,000 से ज्यादा का लोग आप कैश में न तो ले सकते हैं न दे सकते हैं। अगर हम बैंक से या आरटीजीएस या एनईएफटी डिजिटल मोड से अगर लेते हैं तो 1 लाख से ऊपर अगर लोन ले रहे हैं तो हमें पैन कार्ड देना जरूरी है। जिस पार्टी से अगर आप लोन ले रहे हैं, जैसे लोन से एडवांस की बात करें या अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, तो आपको उस पार्टी का लोन देना होगा जिस पार्टी को या तो आपने लोन दिया है या फिर आपने जिससे लोन लिया है। तो वो पार्टी भी सामने शो कर रही है नहीं कर रही है, ये इस चीज का इफेक्ट देखने के लिए इनकम टैक्स के पर्पज से आपको देना होगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डिपॉजिट एंड एसेट्स की।
डिपॉजिट इज एसेट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में पैसा है, मैंने डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, अब वो डिपॉजिट होगा 1 ईयर के लिए या 2 ईयर से 5 ईयर, जो भी इसका टेन्योर होगा। तो डिपॉजिट कराने के लिए हम एंट्री पास करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं डिपॉजिट के लिए। तो क्या हो जाएगी, जब डिपॉजिट करते हैं वहां से आपको एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है दूसरा। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट नंबर मतलब जो जीएस डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर जो भी होगा एट द रेट 5%, जो भी इसका इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको वहां पर टाइप करना है। लेजर्स कैसे क्रिएट करना है उसका, जिससे अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 या 3 टाइप की एफडी है जिसका अलग अलग रेट का इंटरेस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी इंटरेस्ट रेट की एफडी है। तो आप इस तरह से एफडी अकाउंट्स का इस तरह से लेजर्स क्रिएट करेंगे एफडी अकाउंट्स का, और उसका जो हेड होगा वो होगा डिपॉजिट एसेट्स, क्योंकि ये भी आपकी एसेट्स है, बैंक के अंदर जमा है, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप एफडी कराते हैं तो उसका हेड होगा डिपॉजिट एसेट्स टू बैंक अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट का हेड होगा डिपॉजिट एंड एसेट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यस पंचोली जी बोलिए। डिपॉजिट अकाउंट किस में आता है, मतलब करंट असेट्स में आता है या अपना और दूसरी असेट्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है डिपॉजिट एंड एसेट्स अकाउंट? डिपॉजिट में एंड आता है क्या एसेट्स करंट आता है, असेट्स में? अलग से ही आता है सर, वो करंट एसेट्स के ऊपर आता है वो। डिपॉजिट एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ